Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So, in today's lecture, we shall be moving on forward. In yesterday's class, we already did about the bond parameters. तो उसी से related, if we try questions so that we get to know कि हमने जितना पढ़ा है, whether it is suffice for our examinations or not. So, you can place down unit as chemical bonding and molecular structures. This is your lecture is your 3, and the topic that we shall be doing is your VSEPR theory. ये थ्योरी पर एक्चुअली जाने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे क्या जो हमने कल बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक, सो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट. और उससे भी पहले याद कर लो कि हमारे पास कितने बॉन्ड पैरामीटर्स थे. यहाँ पर उससे पहले हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स थे जिसमें से पहला वाज योर बॉन्ड लेंथ, देन वाज योर बॉन्ड एंगल, then we had your polarity. What else we discussed? Bond length, bond angle, polarity, and we had discussed, I guess, bond strength. bond length के साथ ही हमने पढ़ लिया था. और भी कुछ चीज़ें थी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी. What were they? Polarity was there, bond angle was there, bond length was there. Let me just check what all was there. इसे कैसे भूल जाते हैं. हाँ, we had dipole moment, resonance, and then we had बॉन्ड इंथैल्पी. तो कल की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए थे, तो आज इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन एज. ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली बुक में एज इट इज मिल जाएंगे, तो इनको करने का कुछ फायदा बनता नहीं. ठीक है, तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है क्या, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड. बताओ भाई, केमिकल बॉन्ड कब बनता है? केमिकल बॉन्ड तब बनता है या तो आप किसी से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, या फिर आप शेयरिंग कर रहे हो. तो ये क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल. राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ये आया क्वेश्चन हमारे काम का. लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है कि हमेशा डॉट्स में रिप्रेजेंटेशन करनी है, और जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करोगे. लाइक फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए वी हैव 2,8,2, तो मैग्नीशियम का डॉट स्ट्रक्चर बना ओनली 2. सिमिलरली सोडियम के लिए वी हैव 2,8,1, 11, तो इसलिए ऐसा बना. अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के लिए क्या बनेगा? 2,3, तो 1, 2 एंड 3. सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बनाओगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सिमिलरली नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन के ऊपर बैठेंगे 7.
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे बन जाएंगे आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको याद क्या रखना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है रिप्रेजेंट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में सिर्फ जितने इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ उतने आपको लिखने हैं। राइट लुईस सिंबल फॉर द फॉलोइंग SN2 माइनस। अगर ये सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर किसकी कैटेगरी में आता है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जैसे बना दो इसके अंदर भी 6। वेयर एज S2 माइनस की बात कर रहा है तो ये सल्फर ही, पर सल्फर के पास 2 नेगेटिव और आ गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने और गेन करे, तो 6 के साथ आप बनाओगे 8। सल्फर के 6 तो थे ही, पर क्योंकि इसने 2 और ले लिए तो इट विल बी हैविंग 1 एंड 2 मोर। देन यू हैव एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लास्ट में होते हैं कितने? 3। वेराज एल्यूमिनियम 3 हो गया, मतलब लास्ट के जितने थे इट हैज ऑलरेडी डोनेटेड, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। और हाइड्रोजन के केस में अगर बात करते हैं तो 1, और हाइड्रोजन माइनस के केस में बात करते हैं तो 1 के साथ साथ इसने एक और गेन किया है तो 2। आई होप इट इज विजिबल इन द कैमरा these dots, yeah they are somewhat visible. Draw the Lewis structure for the following atoms and molecules. अब देखो, अब इन्होंने मॉलिक्यूल्स ही बना दिए, मॉलिक्यूल्स बना दिए तो H2S का बनाते हैं। H2S का मतलब क्या हुआ? साइड में रखेंगे सल्फर, सल्फर का 1 2 3 4 5, 5 and 6. Similarly we have hydrogen here, and similarly we have hydrogen here. This hydrogen this sulfur, this hydrogen and this sulfur, ये आपस में कंबाइन होकर के दे आर मेकिंग थिंग्स लाइक वर्थ डूइंग लाइक दिस। सिमिलरली SiCl4 है, तो Si बिलोंग करता है अपने कार्बन की कैटेगरी को। जब Si के पास ले देकर है ही 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन वाले उस ग्रुप में आता है ये, तो कार्बन वाले ग्रुप में आने की वजह से अगर हम इसके साथ बना देते हैं अपना Cl 2 3 4 5 6 7, similarly Cl here 2 3 4 5 6 and 7। Cl नीचे बना देते हैं, एक Cl ऊपर बैठेगा 1 2 3 4 5 6 and 7। तो अगर हम बॉन्डिंग कराते हैं इनकी, अब करा दी इनकी बॉन्डिंग, तो कैसे करेंगे? दिस विल बी शेयर्ड, शेयरिंग, शेयरिंग and sharing. This is how you will be drawing Lewis dot structures. Similarly आपके पास आता है BeF2 और CO3 minus HCOOH, तो ये सब करने पड़ेंगे आपको खुद से। HCOOH का बना देते हैं आपके लिए, like you have HCOOH, it is like this। तो कार्बन बैठा बीच में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पर बिठाओ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हो गए सेटिस्फाइड। यहाँ पर बिठाया आपने एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते कितने? 6, 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ बैठा है आपका हाइड्रोजन एक लेके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो एक शेयर हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन का एक शेयर हो गया। ऑक्सीजन सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड। अब बात आती है आपके ये ऑक्सीजन की, अगर हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना देते हैं अलोंग विथ 6, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा कि हमारे जो कार्बन है यहाँ पर 2 हैं और ऑक्सीजन के पास भी 2 हैं, तो इस वजह से ऐसे आप शेयरिंग दिखाओगे फॉर दिस इज योर ऑक्सीजन। Like this you can show how the Lewis dot structure works in case of HCOOH, and this is your fourth part and it is important, ठीक है। Coming on to the next question of ours,
जो कहता है क्या CO3 2 माइनस के आप खुद से ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। BFE2 के भी आप खुद से ड्रॉ करेंगे। बेरिलियम के पास, बेरिलियम का अगर आप केस देखोगे तो मैग्नीशियम जैसा होता है, तो लास्ट में वैलेंस शेल 2 होते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7, तो एक 7 एक फ्लोरीन के पास तो सेटिस्फाइड, और दूसरा फ्लोरीन के पास। डिफाइन ऑक्टेट रूल और सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं। ऑक्टेट रूल आप डिफाइन कर देंगे और उसके सिग्निफिकेंस बता देंगे, उसकी लिमिटेशन भी बता देना। लिमिटेशन क्या थी? स्टेबिलिटी तो बता पाए थे पर वो शेप तक नहीं पहुंच पाए, तो ये लिमिटेशन थी उसकी। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के नहीं लग रहा कि जो हमने अभी तक क्लास में पढ़ा है दैट इज वर्थ स्टडिंग? तो इससे पता चल रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी until and unless I tell you or I ask you to refer to those books and these books and those notes and that all, nothing। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, you just need your NCERT book and my lectures, दोनों को साथ में कंबाइन करो, एक बार पढ़ लो and you are good to go in your examination and score 100 on 100 in your chemistry. This is the promise from our side. बाकी आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते, so that is in your hands. Those things lie in the efforts that you already are putting or you want to put. So that is the basic thing. But यहाँ से जो आप सीख कर जा रहे हो that is worth attempting the examination. इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। अगर मिल जाता है तो you can just tell me क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं कराया, then I will be sharing a link of a video of my जहाँ पर वो टॉपिक ऑलरेडी करा चुका होगा और वहाँ पर लिखा भी होगा श्योर एंड इन एग्जामिनेशन। सो दैट इज द बेसिक मोटो कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत ना पड़े। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन हैव द एडवांटेज, सबको फायदा मिल सके। ठीक है, तो इसी से आप देख के समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कितने इजीली वी आर एबल टू टैकल देम। पर कब? जब आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखी हैं तब। Coming on to the next one, write the favorable formation, favorable factors। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप आयनिक बॉन्डिंग बना सकते हो? ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, तो थ्योरी पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी थ्योरी पढ़ चुके हैं कि हमें नहीं पढ़ना अभी। हाँ, अब VSC PR से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अभी हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। जब तक हमारा मामला सेट नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कर सकते। Then you have again, how do you, हाँ ये देखो क्वेश्चन 4.9, हाउ डू यू एक्सप्रेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मैंने बोला था जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ होती है कम, वैसे वैसे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा। बॉन्ड लेंथ के साथ आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसी थी। Whereas अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करती हूँ लाइक NNN, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो गई बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो स्ट्रेंथ हो गई इंक्रीज। तो यहाँ आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। कुछ बच्चे लिख देंगे बॉन्ड लेंथ, नहीं, बॉन्ड ऑर्डर से लिखना है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन यू हैव बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना, ये आप कर लेना। Important aspects of resonance with CO3 2 minus, CO3 2 minus एटम है आपके पास, CO3 2 minus। पहुंचो अपने एक्स्ट्रा पेज पर, जो कहता है क्या, वी हैव कार्बन को बिठाया बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन बैठा बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर कार्बन बैठा बीच में, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो आपका बेसिक फॉन्ट होता है, मतलब जितने भी एटम्स होते हैं, व्हेनेवर यू आर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो आपके जो बेसिक एटम्स हैं उनकी पोजिशन कभी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ ऑक्सीजन बैठा है तो तीनों चारों पांचों जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है सब में ऑक्सीजन यहीं बैठा होगा। आप कभी ऑक्सीजन को यहाँ बिठा करके और कार्बन ऐसे नहीं पहुंचा सकते। दिस इज नॉट द वे कि आप एटम्स की ही पोजीशन चेंज कर दो, नहीं, एटम की पोजीशन रहेगी हमेशा सेम। तो इसी के लिए आपको बनाना है CO3 2 माइनस। कार्बन के पास होते हैं 4, जिसमें से 1 2 3 आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो एक के साथ बनाओ डबल बॉन्ड और बचे हुए के साथ बनाओ माइनस माइनस का साइन।
सिमिलरली एक के साथ बनाओ डबल बॉन्ड, बचे हुए के साथ माइनस का साइन। सिमिलरली एक के साथ बनाओ डबल बॉन्ड, बचे हुए के साथ माइनस का साइन। और क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो इनके बीच में हमने लगा दिया एरो। तो हमें पता चल गया कि कार्बोनेट आयन के, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ये है आपके लिए कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 3 इन नंबर। तो आपको बना के दिखाने पड़ेंगे एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर लिख लो शॉर्ट और लिख लो एग्जाम्स, ठीक है। वहीं अगर हम चले अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रक्चर। दो लुईस डॉट के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रहे बताओ ये कैनोनिकल फॉर्म्स है कि नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ने के साथ ही दिमाग में आना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं। तो देखें, P बैठा सेंटर पर, P बैठा सेंटर पर, ऑक्सीजन साइड साइड, ऑक्सीजन साइड साइड, एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर। कहाँ गया ऊपर का हाइड्रोजन? यहाँ तो एटम्स की पोजीशन ही चेंज कर दी। जहाँ एटम्स की पोजीशन ही चेंज कर दी जाए मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया। क्या बताया? कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जहाँ एटम की पोजीशन वेल डिफाइंड हो, आप सिर्फ बॉन्ड के साथ खेल रहे हो। मतलब कि एटम्स पोजीशन नेवर चेंज बट इलेक्ट्रॉन चेंजेस। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा कर दो, एक यहाँ कम कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम कर दो, वहां ज्यादा कर दो, दैट इज ओके। बट आप यहाँ का ऑक्सीजन वहां पहुंचा दोगे, वहां का ऑक्सीजन नीचे पहुंचा दोगे, दैट विल नॉट वर्क। जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है वहां हाइड्रोजन रहेगा। आप ऐसे पोजिशन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो पोजिशन चेंज कर दी, किसकी? यहाँ के हाइड्रोजन को इन्होंने उठा करके पहुंचा दिया ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास। ये तो बहुत गलत किया। तो इस वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम नहीं मानेंगे। रीजन गॉट इट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछ रहे हैं SO3 NO2 NO3 माइनस के। क्या ये आपके लिए सिंपल काम नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना? जैसे कि अगर मैं SO3 के लिए बनाना चाहूँ तो S को बिठाया सेंटर पर, बना दिया मैंने तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लाइक दिस यू विल बी मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल्सो जब हम कार्बोनेट का शायद बना रहे थे, हाँ नहीं नहीं, ये तो लुईस डॉट है। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो बनाओगे कैसा? वो बनाओगे कुछ ऐसा। जैसे आपके पास है कार्बन O O O, क्योंकि डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है इसलिए, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। ये हम ऑलरेडी सीख कर आए थे तो वहां से। अब है बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लोग आप काम कर सकते हो घर पे अपने, आसानी से बैठो और बनाओ, शांतिपूर्वक बैठो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। NO3 का हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे क्लास में, ठीक है। फिर आता है यूज लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन K एंड S। सल्फर और पोटेशियम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाना है, कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच में, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में। देखो, कैल्शियम और सॉरी पोटेशियम और सल्फर के बीच का कर देते हैं। चलो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का कर देते हैं। एल्यूमिनियम 283, नाइट्रोजन 2,5। तो बनाया एल्यूमिनियम का 1 2 एंड 3, और नाइट्रोजन के लिए वी हैव 1 2 3 4 5। ये तीनों अब ट्रांसफर करने हैं। जब ये तीनों ट्रांसफर कर दोगे तो पहले आपने पहुंचाना है एक इलेक्ट्रॉन को। जब पहले आपने एक पहुंचाया तो Al
+1 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन n 1 2 3 4 5 और जो एल्यूमिनियम वाला था वो 6 आ गया विद माइनस साइन। अब बनाओगे Al +2 विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 विद माइनस साइन। अब बनाओगे आप Al +3 n 1 2 3 4 5 6 7 and 8 with a negative sign. Like this you will be showing कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बाकी काम आप कर लोगे, जैसे कि आपके पास सल्फर है और पोटेशियम है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। आपको नहीं पता कैल्शियम की वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी के लिए 2 ही चाहिए, तो वैसे ही आप सल्फर और पोटेशियम में कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। ये सब थ्योरी का पार्ट है आपकी, जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी थी ये सब उसका पार्ट है। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, ऑल्दो CO2 नहीं, ये शेप से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ये आपके थ्योरी का है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड थ्योरी का है। सूटेबल एग्जाम्पल फॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब वहां पर पोल्स आ जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर अरेंज द बॉन्ड इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो आपका आयनिक कैरेक्टर के बारे में जब पूछे तो आप पहुंचोगे अपनी यूनिट 3 पर, जो कि होती है पीरियोडिक टेबल। आयनिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होता है, आपको याद रखना है ये फजान्स रूल्स। ये क्वेश्चन है आपका फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता था, जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा कैटायन का उतना अच्छा, जितना ज़्यादा बड़ा एनायन उतना अच्छा। कैटायन के पास होने चाहिए चार्ज बहुत ज़्यादा, उतना अच्छा। और जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अगर सब चीज़ें ऊपर की सेम आ रही हैं, तो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं या फिर डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं, उनसे रिलेटेड आप अगर आगे काम करोगे तो दैट विल बी वर्किंग बेस्ट देन एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, फजान्स रूल को ध्यान में रखते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, लेट्स जस्ट गिव स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ BS2, क्योंकि बाकी सारे जो दिख रहे हैं दोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू डायपोल मोमेंट। ओके, सी दिस क्वेश्चन हैज कम, दिस क्वेश्चन ऑफ आवर्स श्योर लिख लो इसके बाहर भी एग्जाम्स में। यहाँ पर NH3 और NF3 डायपोल मोमेंट हायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, वेयर एज F की वजह से दैट वाज गोइंग डाउन और यहाँ पर लोन पेयर की वजह से इट वाज गोइंग अप। तो रिजल्टेंट नेगेटिव माइनस होकर आ रहा था और यहाँ पर रिजल्टेंट होकर आ रहा था प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो इस वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा आज का टॉपिक था। ये थे आपके क्वेश्चंस और आज का टॉपिक है हमारा VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या है, VSEPR थ्योरी, VSEPR मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी आपको दी किसने थी, ये थ्योरी आपको दी थी चुनिंदा साइंटिस्ट ने, जिनके कुछ नाम है, जैसे कि आपके पास आ गया सिडविक, सॉरी सिडविक एंड वी हैव पोवेल। देन इसको रीडिफाइन करके दिया था आपके नाइलॉन ने, और इसी के साथ से आपके एक गिल्सीपाई। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो
पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आप दे सकते हो। ये आप लिख लो शॉर्ट टॉपिक। ये एक्चुअली चैप्टर ही शॉर्ट में जाता है पूरा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी का मतलब हुआ कि वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम सेम चार्जेस हैं, सेम सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रेपल करते हैं। अब इसी के थ्रू हम इसके कुछ पोस्टुलेट्स बना लेते हैं। हमने नहीं बनाए, बनाने वाले तो ये जनाब बैठे हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया। अब पोस्टुलेट्स में पहला क्या आता है, पहला पोस्टुलेट कहता है कि आप हमेशा जब भी बात करोगे तो एटम के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे। क्योंकि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जहां पर भी होंगे, जैसे मेरे पास है कार्बन, कार्बन किसी का भी सेंट्रल एटम है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये अपने क्लाउड बनाकर बैठे हैं। और क्लाउड बनाने का मतलब है कि इतने ऑरा तक इनका नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन बैठा है और उसका ऑरा कहाँ तक है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये जो क्लाउड बनाकर बैठे हुए हैं, दीज क्लाउड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई क्लाउड्स। अब ये जो क्लाउड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम चार्ज, देयरफॉर यहाँ होती है रिपल्शन। जब आप रिपल्शन करा रहे हो तो रिपल्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे। सपोजली यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और उस बस के अंदर आपको एटलीस्ट इतनी स्पेस तो चाहिए कि आप अपने हाथों को मूव कर पाओ, पैरों को मूव कर पाओ। आपका कोई फोन आ गया तो एटलीस्ट पॉकेट में से निकाल के आप सुन पाओ। पर उस बस के अंदर इतनी भी स्पेस नहीं है कि आप अपना शोल्डर तक ऊपर कर पाओ। तो इमेजिन, तो आप थोड़ी ऐसी जगह ढूंढोगे जहां पर एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट हो। तो वही काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ इतना रिपल्शन था, ये अपना शोल्डर ऊपर तक नहीं कर पा रहे, देयरफॉर इन्होंने डिसाइड किया थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं सो दैट वी गेट आवर स्पेस, ताकि फोन आए तो उठा तो ले, फोन में गेम खेलना है तो खेल ले, गाना चेंज करना है तो कर ले। सो दोज आर द थिंग्स। तो जब ये चीजें हो रही हैं तो क्या हुआ, हम बोलेंगे ऑक्यूपाई क्लाउड्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम डिस्टेंस so as to minimize repulsion। अब ये पहुंच गए हैं बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर, ताकि इनका जो रिपल्शन है वो कम हो जाए। अब इसी रिपल्शन के थ्रू अगर इतनी ही बड़ी बात आ गई है रिपल्शन से रिलेटेड, तो इसी रिपल्शन की वजह से जितना भी आपका नुकसान हो रहा है, चीज़ों में मूवमेंट आ रही है, बॉन्ड मूव कर रहे हैं, लोन पेयर मूव कर रहे हैं, तो उन सब वजह से शेप्स आर डिफाइंड। ये थी पूरी कहानी सिडविक और पोवेल की। सिडविक पोवेल ने तो इतना बता दिया, बट इसके बाद नाइलॉन और गिब्स ने क्या किया, गिब्स पाए और नाइलॉन का कहना था कि आप इतना सब काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पर जो आप ये सब काम कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है। नाइलॉन और गिब्स ने बोला कि ये जो आपने रिपल्शन बताए ना, ये रिपल्शन हम थोड़ा वेल डिफाइन करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं जो लोन पेयर के रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा होंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन होंगे फिर, और फिर होंगे आपके बॉन्ड पेयर के रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन refers to, supposedly I have oxygen, this oxygen I have। अब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, लेट्स टेक कार्बन, वी आर टेकिंग दिस। कार्बन के पास 4 थे जिसमें से 2 इसने यहाँ पर कर दी और 2 ये किसी और के साथ लेके बैठा हुआ है, वी डोंट केयर। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ऑक्सीजन के पास 2 थे, 1 and 2, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 थे, 6 होने चाहिए, 1 2 3 and 4। अगर हम देखें किसी तरीके से हमारा सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, हमेशा बात करेंगे तो सेंट्रल एटम की बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे तो सेंट्रल एटम की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास जो बची हुई क्वांटिटीज हैं, बची हुई कौन सी क्वांटिटीज, ना तो ये बना रही है बॉन्ड ना ये कुछ कर रही है, तो इनको माना जाएगा लोन पेयर।
इनको बोलेंगे क्या, लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर क्या हुआ, बॉन्ड पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं। जैसे एक बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन का एक, कार्बन का एक, दूसरा बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन का दूसरा और कार्बन का दूसरा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब ऐसा होता है कि जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोजिटली जो इंसान की शादी नहीं हुई है वो अभी फ्री है, और जिस इंसान की शादी हो गई है वो है आपके बंधन में, ये है बंधन में, ठीक है। ये बंधन अपने पिया जी के साथ निभाएंगे, और ये तो बिल्कुल फ्री है जिसकी शादी नहीं हुई है। जो शादी नहीं हुई है तो वो ऑक्यूपाई करेंगे फ्री स्पेस, क्योंकि वो तो कहीं भी घूम सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी बंधन में बन चुके हैं उनके पास तो अवेलेबल जगह ही नहीं है कि कहाँ घूमना है कहाँ नहीं। तो इसके लिए चीज़ें क्या आती हैं सामने, इसके लिए हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा लोन पेयर है वो कहीं भी स्पेस में अरेंज हो सकता है, वेयर जो हमारा बॉन्ड पेयर है वो वेल डिफाइंड पोजिशन में ही अरेंज होगा क्योंकि वो बंधन में बन चुका है, ठीक है। अब क्योंकि लोन पेयर पूरे स्पेस में अवेलेबल अरेंज हो सकते हैं, तो यहाँ ये घूम रहा था, इसने अपना फायदा उठाया फ्री होने का। सिमिलरली ये भी अपना फायदा उठाएगा। अब ये दोनों भी तो आपस में रेपेल कर सकते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर आ गया, देखा अरे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस रिपल्शन को हटाने के लिए हमने क्या किया, उस रिपल्शन को हटाने के लिए इस लोन पेयर को इस लोन पेयर के बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख दिया, सो दैट एटलीस्ट रिपल्शन तो ना हो। तो आपको समझ में आएगा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स जो होते हैं लोन पेयर वाले वो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। क्योंकि वो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं तो इस वजह से उनका जो फ्री स्पेस अवेलेबल होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिपल्शन होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन तो इन दोनों के बीच में भी है पर एटलीस्ट इन दोनों से तो कम है, ठीक है। अब रिपल्शन तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन तो यहाँ भी होना चाहिए, बिल्कुल है। पर ये तो बंधन में है ना, अब कोई शादी में है तो लड़ाई होना लाजमी है, लड़ाई होगी, पर लड़ाई होके हमेशा ही अलग हो जाना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि बंधन में है। तो यहाँ भी आपका रिपल्शन है बट दैट इज नॉट द ग्रेट अमाउंट ऑफ रिपल्शन, देयरफॉर we say that lone pair repulsion, then we have lone pair bond pair repulsion, and then we have bond pair repulsion, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी आपकी VSEPR थ्योरी की, जो बताई थी किस किसने, आपके 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले तो डिफाइन कर दिया यहाँ तक कि आपको शेप मिल जाएंगे, बट बाद की जो चीज़ें डिफाइन हुई लोन पेयर वाली वो आपको बताई नाइलोम और गिल्सपैन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको शेप्स देखने को मिलेगी। अब हमें शेप कैसे देखने को मिल रही है, अब हमने एटम्स को डिफाइन कर दिया। कुछ एटम ऐसे होते हैं, सेंट्रल एटम्स की हमेशा बात करेंगे, तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से भी ज्यादा होते हैं। तो उसी के लिए देयर इज अ टेबल इन योर बुक इटसेल्फ दैट इज गिवन। लेट्स कम टू दैट टेबल ऑफ योर्स। पहले तो देखो थोड़े से पोस्टुलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज आर द पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि आपकी जो शेप वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पोस्टुलेट कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रेपेल करते हैं। ये रेपेल करते हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे और मिनिमम रिपल्शन करेंगे। जब ये लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, मिनिमम रिपल्शन हो जाता है, तो सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मतलब मूव नहीं कर रहे, डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में मूव करते हैं, लोकलाइज मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं, मतलब वो क्लाउड फॉर्मेशन कर लेते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर। और अगर हाँ, ये एक और बात कहता है, हमने शायद नोट नहीं की थी तब, कई बार क्या होता है कि आपके पास ओफो व्हाट डिड आई डू दैट हैज
कई बार क्या होता है कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करोगे, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो आप उनको सिंगली ट्रीट करोगे। वेयर एज एक और चीज़ है, अगर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हर एक रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी VSEPR थ्योरी रहेगी वैलिड। ठीक है, तो बस यही पॉइंट रह गया था जो शायद मैंने नहीं बताया, अदरवाइज सारे पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये हैं आपके पोस्टुलेट्स। और पोस्टुलेट्स के साथ साथ उन्होंने आपको रिपल्शन के बारे में भी बता दिया, जो आपकी रिपल्शन थ्योरी थी ये, तो इसके बारे में भी आपको क्लियरली दे हैव डिफाइन। अगर हम बात करते हैं आगे की, अगर हम इनके शेप्स की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल आपको पता है कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, वो भी आगे टॉपिक आएगा, दैट विल डिस्कस। अब देखो, कोई सेंट्रल एटम है, दिस इज माय सेंट्रल एटम, दिस इज माय सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम वेयर एज बचे हुए शेयरिंग एटम्स, सेंट्रल एटम और शेयरिंग एटम्स, ये शेयरिंग एटम्स, साइड एटम्स, जो साइड रोल कैरेक्टर्स होते हैं वो, इनके बीच का जो बॉन्ड है उसका एंगल के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को डिफाइन किया है। उसी के लिए दे हैव अ टेबल, कि आपको ये याद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न दिस टेबल, लर्न इट। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप होगी लीनियर, तो आप बता सकते हो भाई HCl है, लीनियर है। ठीक है, आप दूसरा भी बता सकते हो, लाइक BeCl2, HgCl2, लाइक दिस। आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी शेप है जो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, तो आप ये चीज़ें ऐसे डिफाइन करके बता सकते हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, ये था टेबल जहां पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर, और ये वाला जो है टेबल, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के ऊपर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट शेप हो जाती है चेंज। यहाँ तो वही है जो दिख रही है, वेयर एज एक टेबल ऐसी है जहां पर शेप होनी चाहिए थी कुछ और, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन, पर शेप हो जाती है कुछ और। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे SO2 मॉलिक्यूल की, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में ये टेबल थोड़ा ध्यान से समझ लो। सल्फर डाइऑक्साइड में मेरे पास सल्फर के पास एक लोन पेयर है। अब देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है? जैसे आपने वो खेला हो, पिरामिड्स अगर खेला हो, तो ये वैसी शेप है, तो इसकी जो शेप होनी चाहिए थी वो ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए थी, ऐसी शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब आप पुराने वाले टेबल याद करके आओगे, वहां से आपको शेप्स डिफाइन हो जाएंगी, ऐसी शेप्स को बोलते हैं, एक लोन पेयर की वजह से और बचे हुए दो एटम जो लगे हुए हैं। शेप होनी चाहिए थी ट्राइगोनल प्लेनर, पर शेप कैसी निकली इसकी, शेप तो इसकी बेंट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ के जो लोन पेयर हैं वो तो आपस में रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, वो पहुंचेंगे इतने मैक्सिमम डिस्टेंस पर कि हो जाए रिपल्शन कम। तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, सॉरी सॉरी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, यहाँ के लोन पेयर और यहाँ का बॉन्ड पेयर, यहाँ का बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन होने की वजह से, ये रिपल्शन होने की वजह से आपकी शेप हो गई है बेंट। सिमिलरली अगर हम चलें अपने नीचे वाले की तरफ, जो कहता है, नीचे वाले की तरफ जो कहता है हमारा ये वाला केस जो है टेट्राहेड्रल शेप के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें हमारे पास अमीन NH3, देखो होना चाहिए था ऐसा, है ना, मतलब आपके पास जो शेप आनी चाहिए थी दैट वाज समवट लाइक H एंड ये भी एक लोन पेयर है, तो शेप देखेंगे अगर, तो 1 2 3 एंड 4, चार बन रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए थी, पर क्या शेप टेट्राहेड्रल है? नहीं,
बाय पिरामिडल नहीं, ना ही टेट्राहेड्रल है, ना ही बाय पिरामिडल है। तो शेप ऐसी क्यों हो गई? शेप ऐसी हो गई क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर एक प्रेजेंट लोन पेयर। ये लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होने की वजह से हमारी शेप हो गई पिरामिडल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन ऑफ वाटर। वाटर के पास तो ये देखो, ये देखो, जब वाटर के पास आपके दो दो बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए थी। ऑक्सीजन 1 2 ऐसे और ऐसे, और यहाँ H यहाँ H होनी चाहिए थी क्या शेप? टेट्राहेड्रल। TD लिख देते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। पर शेप कैसी है? बेंट है, क्योंकि ये लोन पेयर तो रिपेल कर रहे थे, इस वजह से शेप को क्या होना पड़ा? चेंज होना पड़ा। यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये लाइन जो नाइलॉन ने और गिब्स ने दी थी वो आपको इन सब केसेस में लिख के आनी है। आपका रीजन यही है कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा, लोन पेयर का, देन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, इस वजह से शेप हो गई है आपकी चेंज। शेप आप याद करके जाओगे एग्जाम में। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा आने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपको, हाँ, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कुछ पोजीशन होती है आपकी एक्सियल और कुछ होती है इक्वेटोरियल। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है? सपोजिटली, आई एम नॉट हैविंग अ पेन, ओके आई हैव। सपोजिटली एक्सियल पोजीशन के लिए वी हैव अ पेन। सी, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कोई सेंट्रल एटम है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, वही एक नीचे बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। तो ऊपर नीचे की पोजीशन को आप बोलोगे एक्सियल, वेयर एज ये जो बॉन्ड साइड में लाई कर रहा है और ये जो बॉन्ड इधर साइड में लाई कर रहा है, दिस, इस एटम को सेंट्रल एटम था, एक बॉन्ड आपका ऊपर एक बॉन्ड आपका नीचे, और बचे हुए बॉन्ड जो साइड वाइड में पड़े हुए हैं उनको बोलोगे इक्वेटोरियल। जो बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस पर लाई करते हैं, जैसे कि आपकी हो गई कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो बॉन्ड आपकी वाई एक्सिस पर लाई करते हैं उनको बोलते हैं क्या? एक्सियल बॉन्ड्स। वेयर एज जो बचे कुचे इधर प्लेन में लाई करे, इधर प्लेन में लाई करे, आगे लाई करे, पीछे लाई करे, वो हो जाते हैं आपके इक्वेटोरियल। याद रखना, एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर रिपल्शन होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू आर इक्वेटोरियल पोजिशंस, इक्वेटोरियल पोजिशंस। ठीक है, अगर हम इस केस में बात करते हैं तो ये मेरी पोजीशन हुई एक्सियल, ये देखो एक्सियल पोजीशन और ये देखो एक्सियल पोजीशन। हमें पता है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हम लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रख सकते हैं जहां पर ऑलरेडी हाई रिपल्शन होता है? एक जगह लड़ाई हो रही है, आप अपनी दूसरी लड़ाई लेकर वहां पहुंच सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आपको हमेशा लोन पेयर को कहाँ रखना पड़ेगा? आपको इसको पहुंचाना पड़ेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर पहुंचा तो ये यहाँ पहुंच गया, दिस इज इट्स पोजीशन। तो इस वजह से ये वाली शेप और ये वाली शेप में ज्यादा स्टेबल कौन सी रहेगी? ये वाली, ये स्टेबल ज्यादा रहेगी क्योंकि रिपल्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है कम एज कंपेयर टू द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो बस यहीं से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। सो अभी के लिए VSCPR थ्योरी हो गई है आपकी खत्म। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वी शैल बी प्रैक्टिसिंग इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप ये लेक्चर देखो, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर just waiting for your response कि आप respond करो so that we can start the live lectures as well. Otherwise we will be starting it on in the end of July. So till then keep watching and stay blessed. Thank you.